तो बात करते हैं जल संसाधन की। तो जल प्राणी के जीवन का क्या है? आधार है। और जल ही हमारा क्या है? जीवन है। अगर देखा जाए जल के उपयोग का मनुष्य के शरीर में कितने प्रतिशत जल है? 70% जल है। और शरीर के विभिन्न अंग, चाहे वो हृदय हो, चाहे वो मस्तिष्क हो, आदि को पानी से बने द्रव का एक कवच संरक्षण प्रदान करता है। और यह पोषक तत्वों ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का वाहक है। अगर देखा जाए वृक्षों में, तो वृक्ष जो होते हैं उनमें 40% पानी होता है। यह जलीय पौधों में 90% तक हो सकता है। अगर हमें प्यास लगती है तो हमें किसकी आवश्यकता होती है? जल की आवश्यकता होती है। चाहे हम खेती करते हैं, चाहे हम नहाते हैं, चाहे हम कपड़े धोते हैं, कारखानों और उद्योगों को चलाते हैं, तो जल सारे संसार और इसकी विभिन्न गतिविधियों का क्या है? आधार है। ये जो वाटर रिसोर्स है, इसको हमें बचाना है, इसको हमें सेव करना है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। और यदि 15 साल से अधिक समय तक चली चर्चा के बाद द राइट टू सेफ एंड क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन रिजोल्यूशन पारित किया गया कि मानव अधिकारों की पूर्ति तथा जीवन के पूर्ण आनंद के लिए जल क्या है? नितांत आवश्यक है। अगर देखा जाए तो जल संसाधन जल के वे स्रोत हैं जो मनुष्यों के उपयोगी तो होते ही हैं, साथ ही साथ अधिकांशतः लोगों को ताजे जल की आवश्यकता होती है। और जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। इसीलिए कहा गया है जल क्या है? जीवन है। जल एक अच्छा प्राकृतिक संसाधन है। एक अच्छा संसाधन वह संसाधन होता है जिसे बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि यह प्राकृतिक रूप से प्रतिस्थापित हो जाता है। जल संसाधन के प्रति व्यक्ति उपलब्धता दिनों दिन इस प्रकार से कम हो रही है। पृथ्वी पर पानी की कुल मात्रा जितनी उपलब्ध है, उसी को क्या कहता है? उसी भंडार को जलमंडल कहा जाता है। अगर देखा जाए तो जल का उपयोग हम लोग, चाहे कृषि की बात हो, मनुष्य के द्वारा पेयजल की बात हो, पशुधन के लिए भी पेयजल की बात हो, उद्योग में पानी का उपयोग होना, घरेलू कार्यों में पानी का प्रयोग होना, ऊर्जा उत्पादन के लिए जल की आवश्यकता होना, मनोरंजन हेतु पर्यावरणीय गतिविधियों में आदि में इस तरह से पानी की आवश्यकता हमें दैनिक जीवन में हर दिन व्यक्ति को आवश्यकता होती है। जल के महत्वपूर्ण स्रोत या प्रकार की बात अगर आती है तो इसे 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। इसमें पहला आता है धरातलीय या सतही जल। अगर धरातलीय या सतही जल की बात करें तो सतही जल नदियों के जो मुख्य स्रोत हैं या वाटरशेड, नहरें, तालाब, नाले, जलाशय, झील या झरने, आर्द्र भूमि आदि में पाया जाता है, जिनमें मुख्यतः बारिश का पानी आता है। उन्हें क्या कहते हैं? सतही जल या भूमिगत जल कहते हैं। भारत में सतही जल के निम्न 2 भाग में बांटा गया है, जिसमें पहला आता है उत्तर भारत के जल संसाधन। अगर उत्तर भारत के जल संसाधन की बात करें तो सिंधु बेसिन, गंगा बेसिन और ब्रह्मपुत्र बेसिन 3 इतने बड़े बेसिन हैं जहाँ पे अपार मात्रा में जलों का भंडार वहाँ पे है। अगर दक्षिण भारत के जल संसाधन की बात किया जाए तो गोदावरी, कृष्णा और महानदी एक ऐसी नदियाँ हैं जो दक्षिण भारत में जल संसाधन के रूप में जानी जाती हैं। सतही जल संसाधन 690 घन किलोमीटर है। अगर दूसरा प्रकार देखा जाए जल का, जो दूसरा स्रोत है वह भूजल या भूमिगत जल, जिसे ग्राउंड वाटर कहते हैं। भूमि में जो चट्टानों और मिट्टियों से रिसने वाला वर्षा जल जो होता है, नदियों जो भूसतह के नीचे गायब हो जाता है, और पिघलने वाली बर्फ जो भूजल के स्रोत हैं। भूजल जो प्राकृतिक संसाधन एक ऐसा जल है
जो भूमिगत जल अधिकतम स्वच्छ तो होता ही होता है, और जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कुआं, ट्यूबवेल और नलकूप आते हैं। इन्हें क्या कहता है? इन्हें ग्राउंड वाटर कहा जाता है। अगर भूजल संसाधन की बात करें तो यह 432 घन किलोमीटर तक होता है। उसके बाद भूमिगत जल की उपलब्धि के आधार पर भारत में 3 प्रदेश हैं, जिसमें पहला आता है उत्तरी मैदान, जहाँ पे कोमल मिट्टी, प्रवेश चट्टानें और उसमें 42% जल की मात्रा पाया जाता है। अगर दूसरा प्रदेश देखा जाए तो वह प्रायद्वीपीय पठार आता है, जिसमें कठोर अप्रवेश चट्टानें, इनमें कम जल की मात्रा पाई जाती है। और तीसरा जो है वो तटीय मैदान है, जिसमें पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध होता है। उसके बाद अगर देखा जाए, भारत में वार्षिक वर्षा 4000 घन मीटर सतही और भूजल स्रोतों से पानी निकलता है। पानी की मात्रा की अगर बात करें हम, तो पृथ्वी की सतह का लगभग 3/4 भाग पानी से आच्छादित है। धरती पर कुल पानी का 97% नमकीन पानी है और केवल 3% ताज़ा जल है। ठीक, यानी कि 97% क्या है? जो जल है वो नमकीन है, खारा है। बात किया जाएगा 3% जो है वो ताज़ा पानी है, जो पीने के योग्य काम आता है। उसके बाद अगर पृथ्वी के इस जलमंडल का 17.5% भाग समुद्रों में खारे जल के रूप में है। यह 2.5% ही मीठा पानी है। अगर समुद्रों में देखा जाए तो 17.5% भाग ऐसा है जो खारा है, नमकीन है, और 2.5% भाग ऐसा है जो मीठा पानी है। मीठा पानी एक नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि जल चक्र में प्राकृतिक रूप से इसका शुद्धिकरण होता रहता है। अगर देखा जाए, इसका भी 2/3 हिस्सा हिमनद और ध्रुवीय क्षेत्रों में हिम चादरों और हिम टोपियों के रूप में जमा होता है। शेष पिघला हुआ मीठा पानी मुख्यतः जल के रूप में पाया जाता है। विश्व का जो 70.87% भाग क्या है? जली है, जबकि 29.13% भाग ही क्या है? भूभाग है। कुल जल का केवल मात्र 2.1% भाग ही उपयोग में आता है, जबकि 37.39% भाग लवड़ी है। यानी कितने भाग इसके लवड़ी हैं? 37.39% भाग। उसके बाद पृथ्वी पर कुल जल का 97.6% महासागरों में, 2.4% सागर, नदी, झील, तालाब, जलवाष्प में, भूजल, हिमखंड तथा ग्लेशियरों में पाया जाता है। नदियाँ, तालाबों तथा जलाशयों में उपस्थित जल कुल जल का 1% से भी कम भाग है। भारत में उपलब्ध मात्रा की अगर बात करें तो भारत का भौगोलिक क्षेत्र केवल 32.9 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो दुनिया की जमीन का 2.4% है। और भारत में दुनिया के जल संसाधनों का 1/25 भाग ऐसा है जो यह दुनिया की 15% से अधिक आबादी को वहन करता है। इसके अतिरिक्त भारत में 5,000 लाख पशुधन आबादी है, जो दुनिया के कुल पशुधन आबादी का लगभग 20% है। इनमें से आधे अधिक मवेशी हैं, जो भारतीय कृषि की रीढ़ की हड्डी कही जाती हैं। विश्व में जल की कुल मात्रा का 96.5% भाग महासागरों में पाया जाता है। अगर भारत में वर्षा जल की बात करें तो जून से सितंबर के 4 बरसाती महीनों में वार्षिक वर्षा का 80% से अधिक हिस्सा प्राप्त होता है। अगर देखा जाए तो भारत के उत्तर पूर्वी भाग के कई क्षेत्रों में 500 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है, जबकि थार रेगिस्तान के कई हिस्सों में 10 सेंटीमीटर से भी कम वार्षिक वर्षा होती है। भारत में अगर नदी तंत्र की बात करें तो इसको 4 समूहों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें पहला आता है हिमालयी नदियाँ, दूसरा आता है डेक्कन नदियों, तीसरा आता है तटीय नदियों
और चौथा आता है अंतर्वाही नदियाँ। इनको 12 प्रमुख बेसिन और 8 समग्र बेसिनों में विभाजित किया गया है। अगर जल जमा की बात करें तो नदी घाटी मतलब जो नदी बेसिन बने हुए हैं, जमीन का एक क्षेत्र ऐसा है जहां समस्त वर्षा जल, पिघली हुई बर्फ की पानी या बर्फ एक बिंदु आमतौर पर बेसिन का निकास बिंदु तक एकत्रित हो जाता है, वहां से पानी नदी में शामिल होता रहता है। अगर देखा जाए तो भारत में मुख्यतः 6 नदी बेसिनों में जल वितरित होता है, जिसमें पहला आता है सिंधु, उसके बाद आता है गंगा। गंगा बेसिन का विस्तार दक्षिण पश्चिम में चंबल, सिंध, बेतवा व केन तक है। उसके बाद देखा जाए ब्रह्मपुत्र। फिर उसके बाद जो आता है पूर्वी तट की नदियाँ, और उसके बाद आता है पश्चिम तट की नदियाँ। फिर आता है अंतः प्रभावी बेसिन। अगर देखा जाए तो पूर्व की ओर प्रवाहित अधिकांश नदियाँ पश्चिम घाट से निकलती हैं, जो पर्याप्त वर्षा वाले स्रोतों से पोषित हैं। फिर भी पश्चिमी घाट के पूर्व में महाराष्ट्र के धूल से बीजापुर बेलारी तक वृष्टि छाया क्षेत्र पाया जाता है। इसी प्रकार पूर्वी भाग में पर्याप्त जलापूर्ति वाली नदियां प्रवाहित होती रहती हैं। इस प्रकार से अगर देखा जाए जो पूर्व वाला जो हिस्सा है, वहाँ पे जलापूर्ति वाली नदियां ज़्यादा से ज़्यादा प्रवाहित होती हैं। उसके बाद जनसंख्या वृद्धि और जल संसाधन की अगर बात करें तो जल एक बहुमूल्य संसाधन है, या कहीं विकास का तो कहीं विनाश का कारक बनता है। जनसंख्या वृद्धि एवं भावी आवश्यकता को देखते हुए जल के एक एक बूंद की उपयोगिता क्या बढ़ गई है। सन 2000 में दुनिया की आबादी 6.2 अरब थी। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि सन 2050 तक जनसंख्या में 3 अरब की वृद्धि हो जाएगी, और इसका ज़्यादातर हिस्सा विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि करेगा, जो पहले से ही जल तनाव से ग्रस्त है। इसलिए जल की मांग और बढ़ेगी। जैसे जैसे दैनिक जीवन में विकासशील देशों में जनसंख्या की वृद्धि होगी, वैसे वैसे जल की मांग और भी बढ़ती जाएगी। जब तक महत्वपूर्ण संसाधन में जल संरक्षण रिसाइकलिंग द्वारा अनुकूल वृद्धि नहीं होती है, तेजी से फैलते हुए प्रदूषण से जल की गुणवत्ता का भी ह्रास हो रहा है। इस दैनिक जीवन में जलवायु परिवर्तन और जल संसाधन के अंतर्गत देश में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता जनसंख्या में वृद्धि के कारण धीरे धीरे कम हो रही है। इस दैनिक जीवन में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे पानी की जो उपलब्धता भी क्या है, बढ़ रही है, और पानी का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। जलवायु परिवर्तन, मौसम और जल चक्र के बीच अभिन्न संबंधों के कारण दुनिया भर के जल संसाधनों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला जा सकता है, और इस बढ़ते टेम्परेचर के रहते वाष्पीकरण में वृद्धि होगी, और परिणामतः वर्षण भी अधिक ज़्यादा होगी। हालांकि वर्षा में क्षेत्रीय विविधता में भी वृद्धि हो रही है। कुल मिलाकर ताज़े पानी की वैश्विक आपूर्ति में भी वृद्धि होगी, लेकिन सूखा और बाढ़ विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग समय पर अक्सर हो सकते हैं, और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी पिघलाव की संभावना भी बढ़ सकती है। बढ़ा हुआ टेम्परेचर यानी तनाव इस जल गुणवत्ता को भी कैसे प्रभावित करेगा, यह अच्छी तरह से समझाया नहीं गया है। अगर समृद्धि में बढ़त की बात करें तो गरीबी उन्मूलन दर की वृद्धि भी हो रही है, खासकर चीन और भारत जैसे 2 जनसंख्या दिग्गजों में। बहरहाल बढ़ती समृद्धि इन्फ्लुएंस का जो मतलब है वो निश्चित रूप से अधिक पानी की खपत का है। 24 घंटे 7 दिन मीठे पानी की आवश्यकता और बुनियादी स्वच्छता सैनिटेशन से लेकर उद्यान सिंचाई और गाड़ी धोने के लिए पानी की मांग को लेकर दैनिक जीवन में या निजी जीवन में इस तरड़ताल में या समृद्धि जल की मांग में भी वृद्धि हो रही है। इसीलिए जल संसाधन में जो विवाद की बात आती है, वो जल विवाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण विषय बन चुके हैं।
जिसके अंतर्गत जल संरक्षण की समस्याएं आती हैं, जल की कमी, भूमिगत जल संसाधन का अति दोहन करना, धरातलीय जल का उचित प्रयोग न कर पाना, साथ ही साथ निरंतर कृषि भूमि का विस्तार ज़्यादा मात्रा में करना, शहरीकरण एवं औद्योगिकरण करना, यानी वनों का कटाव करके वहाँ पर शहरीकरण का विस्तार करना, घरों का ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण करना, जल का अनावश्यक उपयोग करना, वर्षा के पानी का सही जगह से उसका ठहराव न होना, जलाशयों में जल संग्रह क्षेत्रों की कमी का होना, जल शोधन संयंत्रों की कमी का होना, पश्चिम पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जल के अतिदोहन की समस्या के ये क्षेत्र बन गए हैं। भारत में अगर देखा जाए, राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु सबसे अधिक जल संसाधन की कमी वाले राज्य माने जाते हैं। यहाँ पे पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। आइए कुछ नोट देख लेते हैं। इसी उपलक्ष्य में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था जागरूकता के लिए। इसी तरह कई अधिनियम भी बनाए गए, जिसमें एक अधिनियम आता है जल अधिनियम या जल प्रदूषण नियंत्रण, जो वर्ष 1974 में बनाया गया। फिर आता है राष्ट्रीय एकीकृत जल संसाधन विकास आयोग, जो वर्ष 1999 में बनाया गया। फिर इसी तरह पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम भी आया, जो वर्ष 1986 में। जल उपकार अधिनियम 1977 में आया। भारत में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के संदर्भ में विश्व का 133वां स्थान है। उसके बाद जल क्रांति अभियान के तहत एक कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें जल ग्राम के लिए 672 जिलों में से एक गांव को चुनना था और इसीलिए एक केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड की स्थापना की गई। जुलाई 1982 में राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी का गठन किया गया। भारत में जल शक्ति उत्पादन की क्षमता की बात करें तो 8400 मेगावाट इसकी जल शक्ति उत्पादन की क्षमता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में नलकूपों की संख्या सर्वाधिक है। विश्व की सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? चेरापूंजी के निकट मासिनराम में होती है। ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हमने आप लोग को एक नोट के रूप में पॉइंट वाइज यहाँ पे आप लोग को हमने बताया है। भारत में विश्व के कुल जल संसाधनों का 5% भाग है, जो प्रोफेसर KL राव के अनुसार देश में कम से कम 1.6 किलोमीटर लंबाई के लगभग 10,360 नदियाँ यहाँ पर हैं। औसतन हर भारतीय नागरिक के लिए कितना पानी उपलब्ध है? 2001 की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए औसत वार्षिक पानी की उपलब्धता 1816 घन मीटर थी, जो 2011 में घटकर 1545 घन मीटर हो जाएगी। अगर वर्ष 2025 की बात करें तो 1340 घन मीटर हो जाएगा और वर्ष 2050 की बात करें तो 1140 घन मीटर तक औसत वार्षिक पानी की उपलब्धता रह जाएगी। उसके बाद यदि पीने के लिए शहरों में देखा जाए तो 70 लीटर पानी का प्रयोग होता है और गाँव में अगर देखा जाए तो 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल उपलब्ध कर रहा है। भारत की जनगणना 1 मार्च 2011 के अनुसार भारत की जो आबादी है वह 12,100 लाख है। वर्ष 2000 में विश्व की जनसंख्या 6.2 बिलियन पार कर गई। संयुक्त राष्ट्र के रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक 3.5 बिलियन की ओर वृद्धि निश्चित है। तो ऐसा डाटा इन लोग के द्वारा दिया गया है। लुधियाना अगर देखा जाए तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। विश्व बैंक के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति पेयजल उपलब्धता जो है वो 15 से 20% की कमी आई है उपयोग में इनका। उसके बाद भारत का मुंबई शहर जो है इस समय 650 मिलियन लीटर प्रतिदिन जल की कमी झेल रहा है। अगर देखा जाए विश्व बैंक ने भारत की राजधानी दिल्ली को जल उपलब्धता के पैमाने में एशिया का सबसे संकटग्रस्त शहर माना है। अगर देखा जाए तो भारत की राजधानी जो दिल्ली है वहाँ पे जल की उपलब्धता जो है वो सबसे बड़ा संकटग्रस्त शहर के रूप में जाना जाता है। और साथ ही साथ जो मुंबई है वह भी दूसरे स्थान पर है
इस पानी की सबसे बड़ी संकटग्रस्त शहर के रूप में। वर्ष 1990 में राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी का गठन हुआ। अगर अब बात करें वाटर स्ट्रेस की, पानी का तनाव की, तो जब प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता 1700 घन मीटर प्रति वर्ष से कम हो रही हो तो वहाँ पे पानी की उपलब्धता तनाव के रूप में कही जाती है। इसीलिए जब प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता 1000 घन मीटर प्रति वर्ष से कम हो जाती है तो जल संसाधनों के अभाव की स्थिति वहाँ पर होती है। जल संसाधनों में अगर बचाव की बात करें तो जल एक प्राकृतिक उपहार है जिसका विवेकपूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए। अतः जल संसाधन विकास के लिए जल संरक्षण एवं प्रबंधन करना अति आवश्यक है। अगर आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो वर्ष 2025 तक लगभग 60% ब्लॉक इस स्थिति में एक चिंतन के रूप में आ जाएंगे। भारत में 60% अगर देखा जाए तो सिंचाई में जल और लगभग 85% पेयजल का स्रोत भूजल ही है और ऐसे में भूजल का तेजी से गिरता स्तर एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में उभर रहा है, क्योंकि मल, कीचड़, पॉलीथीन, गंदगी और विषाक्त प्रदूषक जैसी चीज़ें सब पानी में फेंक दिए जाते हैं, जिसके कारण उस मल का उपचार, इसके लिए यह सबसे बड़ी समस्या खड़ी होती है। वर्ष 2025 तक विश्व की 2/3 जनसंख्या पेयजल संकट का सामना करना पड़ेगा और उसके अनुसार ही यह अनुमान लगाया गया है कि 2035 तक इन ग्लेशियरों को वह खो देंगे, जिस कारण भारत, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा नेपाल में पहले बाढ़ और फिर सूखे की स्थिति भी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न होंगी। सबसे बड़ा प्रभाव इसका इस प्रकार से इस इकोसिस्टम में पड़ेगा। भारत में पीने के लिए जो पानी है 90% जल नदियों से आता है, जो मानवीय क्रियाकलापों के कारण प्रदूषित हो रहा है। अगर देखा जाए गंगा में 873 मिलियन लीटर प्रतिदिन दूषित जल डाला जाता है। अगर वहीं देखा जाए साबरमती नदी में तो 998 मिलियन लीटर प्रतिदिन दूषित जल अहमदाबाद से आता है। जल संरक्षण के लिए इन बातों में अगर ध्यान रखा जाए तो वह कुछ इस प्रकार से रखा जा सकता है, जैसे जल प्रबंधन के अंतर्गत भूमिगत जलाशयों का पुनर्भरण करना और आवश्यकता से अधिक जल वाले क्षेत्रों से अभाव वाले क्षेत्रों की ओर जल की आपूर्ति करना। मतलब जहाँ पे जल का अभाव है वहाँ पे जो बचाए हुए जल हैं वहाँ पे उनकी आपूर्ति की जाए उस सूखाग्रस्त वाले क्षेत्र में। उसके बाद देखा जाए भूमिगत जल का पुनर्भरण जल प्रबंध सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। पर्वतों और पहाड़ों पर जल विभाजक वनस्पति से ढके होते हैं। जल विभाजक की घास फूस की ढकी मृदा से वर्षा जल का अच्छी तरह से अंदर प्रविष्ट हो जाना, यहाँ से यह जल भर में पहुँच जाता है। अगर देखा जाए तो नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बरसात का पानी, इस्तेमाल किया हुआ पानी या घरेलू नलियों का पानी, गड्ढों या किसी अन्य प्रकार के उसमें पहुँचने का जो पानी है, बाढ़ का पानी, गहरे गड्ढों के माध्यम से जल भर में जो पानी पहुँच रहा है या छोटे छोटे गड्ढों के द्वारा जो खेतों में फैला हुआ पानी इस प्रकार से वहाँ फैल जाता है कि देखा जाए तो घरेलू और नगरीय अपशिष्ट जल के समुचित उपचार से औद्योगिक और कृषि कार्यों के उपयुक्त जल प्राप्त हो सकता है। अपशिष्ट जल के उपचार से प्रदूषकों, हानिकारक जीवाणुओं और विषाक्त तत्वों को भी हटाया जा सकता है। उसके बाद समुद्री जल का जो विलवीकरण है उसको भी किया जा सकता है। सौर ऊर्जा के इस्तेमाल से समुद्रों के लवणीय जल का आसवन किया जा सकता है, जिसमें अच्छी किस्म का अलवणीय व स्वच्छ जल प्राप्त हो सकता है। समुद्र जल की विलवणीकरण की इस विधि से जिसमें पानी से लवणों को दूर किया जाता है और इसके अनुसार उनका जो इस्तेमाल है वह हमारे देश में कुछ स्थानों जैसे गुजरात में भावनगर और राजस्थान में चूरू में किया जा रहा है। इसी प्रकार
जल के अति उपयोग को भी कम किया जाए। जल के अति उपयोग को कम करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आवश्यकता से अधिक जल का इस्तेमाल बहुमूल्य और अपर्याप्त संसाधन की ऐसी बर्बादी है जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता है। हमारे देश में नलों से जो पानी रिसने का कारण है और नलकर्म की खराबी की वजह से बहुत से जल की बर्बादी होती जा रही है। इसी कारण अत्यधिक सिंचाई की रोकथाम भी दैनिक जीवन में जरूरी है। सामान्य प्रवाह से अधिक जल और बाढ़ का पानी उन क्षेत्र की ओर ले जाया जा सकता है जहां इसका अभाव है। इससे न केवल बाढ़ द्वारा नुकसान होने की संभावना समाप्त हो जाएगी, बल्कि अभावग्रस्त क्षेत्रों में भी इसका लाभ पहुंचेगा। इस प्रकार से हमने आज आप लोग को जल संसाधन के इस अध्याय में हमने आप लोग को बताया कि जल का जो स्रोत है और जल की दैनिक जीवन में हमारी जो उपलब्धता है वह किस प्रकार से अति महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो जल के जो विभिन्न स्रोत थे, चाहे महासागर या समुद्री जल हो, चाहे नदियों का जल हो, चाहे वर्षा का जल हो, या झीलों का जल हो, झरनों का जल हो, कुओं का जल हो, इसके अंतर्गत जो भी जल हमें इस इकोसिस्टम में हमें प्राप्त होते हैं, उनकी सुरक्षा और उनका बचाव हमें ज़रूरी है। क्योंकि पानी की उपलब्धता ही दिनों दिन हर क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, इसलिए इनका बचाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस प्रकार से आज हमने आप लोग को जल और जल संसाधन के अंतर्गत उनकी क्या उपयोगिता है इसके बारे में हमने आज आप लोग को बताया। इसके आगे भी प्राकृतिक संसाधन के जो और भी मुख्य स्रोत हैं उसके बारे में आप लोग को हम डिटेल रूप से बताएंगे। धन्यवाद।